गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के राजवंश। और राजस्थान के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार और परमार वंश हमने पढ़ लिया था। और अभी हमारा चल रहा है चौहान वंश के बारे में, जिसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है नाडोल, जो पाली के अंदर है। उसमें कौन सा चौहान वंश ने शासन किया, और उसके बाद में जालौर में जो चौहान वंश ने शासन किया उसके महत्वपूर्ण शासक थे। दोस्तों, आज की जो क्लास है, आज के जो क्वेश्चन आंसर है, बड़े ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। आप पूरी क्लास देखें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्नोत्तरी। तो आज की क्लास में देखते हैं नाडोल और जालौर के चौहान वंश के बारे में। नाडोल जो पाली के अंदर पड़ता है, पाली के अंदर है नाडोल। तो इसमें कौन कौन से राजा हुए और जालौर के जो चौहान वंश के राजा था उनके बारे में देखते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा प्रथम क्वेश्चन। नाडोल के चौहान वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी लक्ष्मण सिंह चौहान, जो लाखा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। लगभग 950, और 950 में मिलता है, 960 में मिलता है ईस्वी में। ये वो 10वीं शताब्दी कहलाती है। और चावड़ा राजपूतों से नाडोल को जीतकर इस वंश की स्थापना नाडोल के अंदर की थी। तो लक्ष्मण सिंह चौहान, जिसे लाखा के नाम से कहते हैं, और 950 या 960 ईस्वी में चावड़ा राजपूतों से नाडोल को जीता और यहाँ पे नाडोल के चौहान वंश की स्थापना की थी। लक्ष्मण सिंह चौहान कौन था? तो लक्ष्मण सिंह चौहान जो है, हमने कल पढ़ा था, शाकंभरी के जो चौहान वंश था। तो शाकंभरी चौहानों का जो शासक एक था बागपति राज प्रथम, उसका पुत्र था। तो लक्ष्मण सिंह कौन था? बागपति राज प्रथम का पुत्र, जो शाकंभरी के चौहान शासक था। नाडोल के चौहान लक्ष्मण सिंह ने नाडोल में किन किन चीज़ों का निर्माण, मतलब क्या क्या बनवाया था इसने? लक्ष्मण सिंह ने जब नाडोल में चौहान वंश की नींव रखी तो यहाँ क्या क्या निर्माण करवाया था? तो वो निर्माण था, इनकी कुल देवी थी आशापुरा माता, उसका मंदिर बनवाया था। एक लाखन सी बावड़ी का निर्माण करवाया था, एक बावड़ी बनवाई थी। और ये लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र आशा राव की स्मृति में आयड़ा तालाब का निर्माण भी करवाया था। तो ये लक्ष्मण सिंह द्वारा नाडोल में निर्माण करवाया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाडोल के चौहान शासक लक्ष्मण सिंह की मृत्यु 983 ईस्वी के अंदर हो गई थी। उसके पश्चात नाडोल का शासक कौन बना था? तो वो बना था शोभितराज चौहान। शोभितराज चौहान ने मान परिहार को हराकर कहां पर अधिकार किया था? तो वो अधिकार किया था इन्होंने भीनमाल पर। भीनमाल पर इन्होंने अधिकार किया था शोभितराज चौहान ने, मान परिहार को हरा करके। मालवा के शासक मुंज को हराने वाले नाडोल वंश के शासक कौन थे? तो वो नाडोल वंश के शासक थे बलिराज, जिसने नाडोल वंश, ये मालवा का जो शासक था मुंज, इसको हराया था। तो ना दोस्तों, नाडोल के जो चौहान वंश है या पाली में जो चौहान वंश पनपा था, उसके कोई बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं थे। और ये छोटा सा मतलब इनका चैप्टर था, तो इसमें से ये 5 से 6 क्वेश्चन हमने निकाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों का क्या है, पढ़ते वक्त में इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए मैंने स्पेशली ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए, इनको याद रखना। अब यहाँ से नाडोल के चौहान वंश के बाद में हम शुरू करते हैं जो जालौर में चौहान वंश था उसका। तो जालौर के चौहान वंश के देखते हैं यहाँ से कि कीर्तिपाल चौहान किसका पुत्र था। मतलब कीर्तिपाल चौहान, जिसने जालौर के चौहान वंश की स्थापना की थी, ये किसका पुत्र था? तो ये नाडोल वंश का जो चौहान शासक था, एक अल्हड़ के नाम से, एक अल्हड़ नाम का शासक हुआ था इसी नाडोल वंश में या पाली में। पाली के चौहान वंश में इसका पुत्र आल्हड़ का पुत्र था। ये कौन? कीर्तिपाल। जालौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे और इन्होंने किसे हराकर जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी? अब देखिए, तो चौहान वंश की जालौर में स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कीर्तिपाल ने, 1181 ईस्वी में की थी, और जालौर के परमार शासकों को हराकर की थी। अब यहाँ पे इतिहास में ऐसा भी मिलता है कि ये कीर्तिपाल जो है, इसने पहले मेवाड़ के शासक को हराया था, और मेवाड़ के शासक को हराने के बाद में वहाँ पे कुछ दिन शासन किया। फिर वहाँ पर ये मेवाड़ में एक युद्ध हुआ, उसमें हारा, और वहाँ से हार के जालौर आ गया। और जालौर में 1181 ईस्वी में वहाँ पर जो परमार शासक थे उनको हरा करके जालौर के अंदर इसने जालौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ये आपको याद रखना है। जालौर के चौहान वंश की शाखा का नाम सोनगरा था। और ये नाम सोनगरा क्यों पड़ा था? तो इन्होंने क्या है, क्योंकि ये लोग सोनगरा पहाड़ी पर एक सोनगढ़ का किला है, उसके अंदर ये लोग रहते थे। मतलब सोनगरा नाम की पहाड़ी है, उसमें सोनगढ़ नाम का किला है, उसमें रहने के कारण ही इनके नाम के पीछे सोनगरा लगने लगा।
मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मोहनोत नौरसी ने जो ग्रंथ लिखा है नैणसीरी ख्यात में कीर्तिपाल के बारे में क्या कहा था? तो इसमें कहा था कीतु एक महान राजा, कीतु ये कीर्तिपाल को ही कहा जाता था, मतलब बैक नाम था कीतु, तो एक महान राजा है ऐसा लिखा है नैणसीरी ख्यात में जो मोहनोत नैणसी द्वारा लिखी गई है। कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी गई थी, यह जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मतलब इसको कीर्तिपाल को क्या राजेश्वर की उपाधि भी थी इसके पास में, तो ये सुंदा पर्वत पर एक अभिलेख है, सुंधा पर्वत पर अभिलेख में ये लिखा हुआ है कीर्तिपाल के बारे में कि ये इनकी उपाधि राजेश्वर नाम से थी। जालौर के किले में शस्त्रागार का निर्माण किसने करवाया था? तो वो जालौर के जो चौहान शासक था समर सिंह, उसने करवाया था। तो समर सिंह ने यहाँ पर ये जालौर के किलों में शस्त्रागार बनवाया था, मतलब शस्त्रों का निर्माण करना यहीं पर शुरू किया था। मंडोर और नाडौल को इल्तुतमिश से छीनने वाला कौन सा चौहान शासक था? तो वो था उदय सिंह। उदय सिंह भी इसी जालौर वंश का चौहान शासक था जो मंडोर और नाडौल को उसने छीना था। जालौर के चौहान वंश में कौन राजा था जिसके समकालीन दिल्ली में नासरुद्दीन महमूद और बलबन का शासन था? तो वो था चाचिक देव। चाचिक देव भी ये जालौर के चौहान वंश का शासक था। जालौर के चौहान सामंत शासक, जो जालौर में एक चौहान शासक था सामंत सिंह, जो 1291 ईस्वी में किसकी सहायता से, और इसने इसने एक युद्ध किया था, उसमें किसने सहायता की और कौन सा युद्ध किया? तो वो था इसमें सारंगदेव बाघेला की सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को हराया था इसने। किसने? सामंत सिंह ने जलालुद्दीन खिलजी को हराया था, और वो हराया था सारंगदेव बाघेला की मदद से। जालौर के किले का निर्माण किसने करवाया था? जालौर में जो किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम। हमने प्रतिहार वंश पढ़ा था, तो जो नागभट्ट प्रथम हुआ था उसके शासक ने जालौर किले का निर्माण करवाया था। जालौर के चौहान वंश में कौन कौन से प्रतापी शासक हुए और कब से कब तक इन्होंने शासन किया था? अब देखिए इसमें जो कौन कौन से शासक है उनके बारे में भी जानना जरूरी, क्योंकि कभी कभी क्रम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए थे और उन्होंने कब से कब तक शासन किया था, तो देख लेते हैं। यहाँ पर कीर्तिपाल जो जालौर के चौहान वंश का संस्थापक है, ये 1181 ईस्वी में चौहान वंश, जो जालौर के चौहान वंश को इसकी स्थापना करके राजा बना था, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए राजा रहा। उसके बाद में इनका पुत्र था समर सिंह जो राजा बना, और 1182 से 1505 ईस्वी तक ये रहा था। फिर समर सिंह का पुत्र उदय सिंह था जो 1205 से 1257 ईस्वी तक शासन किया। फिर उदय सिंह का पुत्र था चाचिक देव जो 1257 से 1282 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। फिर इन चाचिक देव का पुत्र सामंत सिंह था और इसने 1282 से 1305 ईस्वी तक शासन किया। और फिर उसके बाद सामंत सिंह का पुत्र कानड़ देव था जो 1305 से 1311 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। वैसे ये शासन, जो ये कानड़ देव का शासन है, 1305 ईस्वी से 1311 तक बताया, लेकिन इनको राजा पहले ही बना दिया था सामंत सिंह ने दिल्ली सल्तनत के राजाओं से डर करके। वो आपको आगे बताएंगे। अब देखते हैं जालौर के चौहान वंश के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में कौन से शासन रहे थे। मतलब जब ये जालौर का जब चौहान वंश के शासक शासन कर रहे थे उस वक्त में दिल्ली सल्तनत में कौन कौन शासक थे, तो उस वक्त में क्या है, गुलाम वंश के शासक कौन शासन किया था 1206 से 1290 ईस्वी तक। और फिर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। खिलजी वंश के शासकों ने 1290 से और 1320 ईस्वी तक शासन किया था। जालौर में जांगलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जालौर में जो जांगलेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था कीर्तिपाल ने, क्योंकि कीर्तिपाल ने ही जालौर के चौहान वंश की स्थापना की थी और इन्होंने ही यहाँ पर ये बनवाया था। कीर्तिपाल के पुत्र समर सिंह का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? तो वो जालौर दुर्ग के अंदर किया गया था। और जालौर दुर्ग पर परकोटा का निर्माण किसने, मतलब जालौर का जो दुर्ग था प्रतिहार शासकों ने बनवाया था, नागभट्ट प्रथम ने आपको बताया अभी, उसमें परकोटा नहीं था चारों तरफ। तो इसने ये कीर्तिपाल, सॉरी समर सिंह था, इसने क्या है उस पर चारों तरफ में परकोटा मजबूर दीवार बनवाई थी। ये दीवार ऐसी दीवार थी कि इसे कोई भी दुश्मन राजा इसके दरवाजे तक नहीं खोल पाया था। दीवार तोड़ने की तो बात अलग है। तो ये बहुत मजबूत दीवार थी। जालौर के चौहान की पुत्री लीला देवी का विवाह किनसे हुआ था? तो जालौर के जो चौहान थे, चौहान शासक थे समर सिंह, उनकी पुत्री
मतलब लीला देवी का विवाह किनसे हुआ था? तो वो हुआ था चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय से। चालुक्य राजा भीमदेव द्वितीय से लीला देवी का विवाह किया था। जालौर के चौहान वंश का वह शासक जिसे उत्तरी भारत का महान एवं शक्ति संपन्न राजा कहा जाता था। मतलब जालौर वंश का जो चौहान वंश था उसमें से ऐसा कौन सा शक्तिशाली राजा था जिसे उत्तरी भारत का महान एवं शक्ति संपन्न राजा कहा जाता था? तो वो था समर सिंह का पुत्र उदय सिंह, जो जालौर के चौहान वंश में ही क्रमवाई शासक बना था। जालौर के चौहान शासक उदय सिंह के समय दिल्ली सल्तनत में किन-किन शासकों ने आक्रमण किया था? मतलब जब उदय सिंह शासन कर रहा था उस वक्त में दिल्ली में जो सुल्तान थे उनमें से कौन-कौन से सुल्तान ने जालौर के ऊपर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था जो गुलाम वंश का था 1228 ईस्वी में, और एक नसरुद्दीन महमूद ने किया था 1254 ईस्वी में, और ये दोनों ने जालौर पर आक्रमण किया, लेकिन उदय सिंह ने इन दोनों को परास्त कर दिया। मतलब इल्तुतमिश और नासरुद्दीन महमूद को विजय प्राप्त नहीं हुई थी, इसे हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जालौर के चौहान वंश का वह शासक जिसके समय में कोई मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ था? तो जो उदय सिंह का पुत्र था चाचिक देव, इसके समय में कि दिल्ली सल्तनत के या मुस्लिम किसी शासक ने आक्रमण नहीं किया था। चाचिक देव ने जालौर एवं मेवाड़ के संबंध को कैसे सुधारा था? अब देखिए, मेवाड़ का संबंध बिगड़ा हुआ था कीर्तिपाल के समय से। कीर्तिपाल ने पहले मेवाड़ पर आक्रमण के मेवाड़ को छीन लिया था, उसके बाद फिर जालौर में आकर के चौहान वंश की स्थापना की। तो फिर कीर्तिपाल से क्या है, मेवाड़ को फिर वहाँ के शासक ने छीन लिया था, तो वहाँ से इनके शत्रुता आ रही थी, मतलब जालौर के चौहान वंश और मेवाड़ के शासकों के बीच में। तो चाचिक देव जब जालौर के चौहान वंश का शासक बना था, तब इसने मेवाड़ के साथ संबंध सुधारे, और वो कैसे सुधारे थे? तो वो सुधारे अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह मेवाड़ के जो रावल राजा थे तेज सिंह उनसे कर दिया था। मतलब चाचिक देव ने अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह किससे किया था? मेवाड़ के राजा तेज सिंह के साथ में, और फिर इनके साथ में जालौर का चौहान वंश और मेवाड़ के राजाओं के साथ में संबंध अच्छे हो गए थे। चाचिक देव के पुत्र कानड़ देव, चाचिक देव जो था उनका पुत्र कानड़ देव हुआ, ये बहुत प्रतापी शासक था। इसके शासनकाल और उपलब्धियों की जानकारी कहाँ मिलती है? देखिए, ये जो जालौर का जो चौहान वंश है उसका सबसे प्रतापी और सबसे मतलब बहादुर शासक था कानड़ देव, और इसने ही इसकी ही ज़्यादा मतलब इतिहास में इसकी उपलब्धियां और इसके शासनकाल के बारे में ही ज़्यादा है। तो इसकी उपलब्धियों की जो जानकारी है वो हमें कहाँ-कहाँ से मिलते हैं, क्या स्रोत है जिनसे कानड़ देव के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो कानड़ देव का जानकारी मिलती है कानड़ देव प्रबंध, ये ग्रंथ लिखा था पद्मनाभ द्वारा। इसके अंदर भी इसके शासनकाल और इसकी वीरताओं की जानकारी मिलती है। एक ग्रंथ है बीरमदेव सोनगरारी बात, वो पद्मनाभ द्वारा रचित है, ये भी इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। फिर तारीख ए मलाई एक ग्रंथ है जो अमीर खुसरो ने लिखा था, इसमें भी कानड़ देव के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसके बाद में खजाइल उल फुतू, ये अमीर खुसरो द्वारा ये लिखा गया था, इसमें भी कानड़ देव की जानकारी मिलती है। तारीख ए फरिश्ता, ये फरिश्ता द्वारा लिखित है, इसमें भी कानड़ देव की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। एक है मारवाड़रा परगनारी विगत, ये मूणोत नैणसी द्वारा लिखा गया था, इसके अंदर भी कानड़ देव के शासन और उपलब्धियों का वर्णन है। और मूणोत नैणसीरी ख्यात, ये भी मूणोत नैणसी द्वारा लिखी थी, इसके अंदर भी कानड़ देव के शासन एवं उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। तो ये कानड़ देव इतना प्रतापी शासक था जिसके स्रोत, जिसकी जानकारी हमें इतने ग्रंथों से मिलती है। अब इस स्रोतों के साथ साथ आपको ये भी पता चल गया कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा और उसमें क्या वर्णन मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो पुरानी रचना है और रचनाकार कौन कौन थे उनके क्वेश्चन एक दो एग्जाम में जरूर आते हैं। तो कानड़ देव के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालौर पर आक्रमण के क्या कारण थे? अब अलाउद्दीन खिलजी कानड़ देव के समय में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण किया था, तो उसके कारण क्या रहे थे वो आप देखिए कि जालौर दुर्ग का सामरिक महत्व था। मतलब युद्ध की दृष्टि से जालौर दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी दीवारें और उसके गेट बहुत मजबूत थे, तो इसका सामरिक महत्व था। तो अलाउद्दीन ये सोचता था कि भाई हमें ये दुर्ग मिल जाए तो हमारा दक्षिणी भारत के अंदर घुसने का जो रास्ता है या गुजरात में जाने का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। तो सामरिक महत्व के कारण ही भी अलाउद्दीन खिलजी जालौर को हथियाना चाहता था।
कानड़ देव द्वारा अलाउद्दीन खिलजी को गुजरात का रास्ता नहीं देना। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के पास संदेश भेजा कि हमें गुजरात में जाने के लिए रास्ता दीजिए, तो कानड़ देव ने मना कर दिया। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या है, चित्तौड़गढ़ से होते हुए गया था, तो चित्तौड़गढ़ के राजा ने भी इनसे कर लिया था, जिसके कारण भी 1303 ईस्वी में इसने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके चित्तौड़गढ़ को तो अपने अधीन किया था। उसके बाद में ये वहां से वापस आ रहे थे, मतलब गुजरात गए, गुजरात में सोमनाथ मंदिर को लूटा और जो शिवलिंग थी, शिव की प्रतिमा थी, उसको 5 टुकड़ों में तोड़ करके इनकी सेना वापस लेके आ रही थी। तो उनको भी चलो वो भी बताएंगे। तो उसको भी क्या है, मतलब कानड़ देव की सेना ने रोक लिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति से सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ धन छीन लिया था। मतलब जब एक तो उनको रास्ता नहीं दिया तो फिर ये चित्तौड़ से गए भी। इन्होंने गुजरात में लूटपाट की, सोमनाथ का मंदिर लूटा, वहां से शिवलिंग को तोड़ करके और ये वापस दिल्ली लेके आ रहे थे। तो फिर क्या है, कानड़ देव की सेना ने अलाउद्दीन के सेनापति से क्या है, सोमनाथ के मंदिर से जो धन लूटा था वो छीन लिया और जो शिवलिंग को तोड़ करके जो टुकड़े लेके जा रहे थे वो भी छीन लिया था। तो इस कारण से भी ये गुस्सा हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। और कानड़ देव के पुत्र बीरम देव एवं खिलजी की पुत्री फिरोजा की प्रेम कहानी। अब देखिए, इतिहास में ऐसा बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक दूत भेजा था कानड़ देव के पास कि भाई, मतलब समझौते के लिए, जब इतनी घटनाएं हो गई थी, ये रास्ता नहीं दिया, उनका लूटा हुआ धन को लूट लिया, तो खिलजी का एक दूत आया था, वो दूत का नाम भी आगे बताएंगे। तो वो दूत ने आकर के और कानड़ देव को मनाया और इनके बीच में एक संधि हुई थी। वो संधि की भी आगे विस्तृत जानकारी है। उस संधि के तहत में फिर ऐसा भी इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि कानड़ देव अलाउद्दीन के दरबार में गया था, फिर वहां कोई मनमुटाव हुआ जिसके कारण युद्ध हुआ था। और एक ये भी बताया जाता है कि कानड़ देव नहीं गया था, कानड़ देव का पुत्र क्या है, बीरम देव गया था। और बीरम देव अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और वहां पर अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, उनको बीरम देव से प्रेम हो गया तो बीरम देव से उन्होंने बोला कि भाई शादी करेंगे। बीरम देव ने बोला कि भाई मैं अपने परिवार से या अपने पिता से पूछ के बताऊंगा। बीरम देव वापस जालौर आ गए। जालौर में आकर इन्होंने मना कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो इससे गुस्सा होकर के, मतलब आक्रमण उसकी अलाउद्दीन की सॉरी अलाउद्दीन की सेना ने जालौर पर आक्रमण करने के लिए निकली थी, लेकिन बीच में बीरम देव से सामना हुआ और बीरम देव ने अपना सर, जब युद्ध जीतने का कोई चांस नहीं था तो उन्होंने अपना सिर खुद ही काट लिया था। लेकिन मतलब फिरोजा जो अलाउद्दीन की पुत्री थी उससे शादी नहीं की थी। तो इस तरह की घटनाएं भी ये मिलती है। इसके कारण से भी जालौर के युद्ध किले पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया था। तो ये इतिहास की घटना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कारण है वो मैंने आपको ये बताए थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव के पास अपना कौन सा दूत भेजा था। तो जो दूत, जो संधि हुई थी उसके लिए, तो ऐन उल मुल्क उसको बोलते हैं या फिर ऐन उल मुल्तानी भी बोलते हैं। तो ये मुल्क में मिलता है, मुल्तानी में मिलता है। ये दूत आया था कानड़ देव के पास में संधि करवाने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी व कानड़ देव के मध्य में संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? वो 1305 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि हुई थी। ये जो संधि की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में 1305 ईस्वी में गौरवपूर्ण संधि हुई थी। और इसी संधि के तहत बीरम देव अलाउद्दीन के दरबार में गया था और वहीं फिरोजा से प्यार हुआ। और वो जो घटना मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी वो घटी थी। जालौर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना के दुर्ग को कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण जुलाई 1308 के दौरान सिवाना दुर्ग के मामादेव कुंड को किसने दूषित किया था? अब देखिए, ये दूषित किया था महाबले परमार ने। लेकिन इसकी भी एक कहानी है कि जब ये सारी चीज़ें बीरमदेव खत्म हो गया और फिर अलाउद्दीन को पता चला, अलाउद्दीन ने जब आक्रमण किया, तो आपको पता है कि जालौर दुर्ग की कुंजी माना जाता है सिवाना को दुर्ग को। आपने जालौर डिस्ट्रिक्ट में जो जीके पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप हमारी क्लास जो है, जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जानकारी है, इसी चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर, उसमें जाकर के आप पढ़ सकते हैं। आपको सारी जिले वाइज, राजस्थान के 41 जिले वाइज जानकारी मिल जाएगी। तो जब खिलजी आक्रमण के लिए आ रहा था तो खिलजी ने ये सोचा कि भाई जालौर के दुर्ग को जीतने से पहले तो सिवाना का दुर्ग जीतना है। तो सिवाना का दुर्ग भी बहुत मजबूत था, लेकिन सिवाना के दुर्ग में ये एक देशद्रोही था, मतलब जिसको कह सकते हैं मावले परमार। इसने क्या किया, सिवाना के दुर्ग के अंदर एक कुंड था, मामादेव कुंड।
मामादेव कुंड था, ये एकमात्र पानी का साधन था सिवाना दुर्ग के अंदर। इसको दूषित कर दिया, तो पानी की कमी दुर्ग के अंदर आई, और पानी की कमी जब आई तो चारों तरफ अलाउद्दीन की सेना ने दुर्ग को घेरा हुआ था। तो फिर यहाँ पर क्या है, युद्ध हुआ जिसमें मतलब साका भी हुआ, जो केसरिया जिसको बोलते हैं, और जौहर भी हुआ था। तो ये धोखा किया था, मतलब सिवाना दुर्ग को सिवाना दुर्ग के युद्ध के विरुद्ध मामादेव कुंड को दूषित किसने किया? मावले परिवार ने। और ये एक देशद्रोही था, जिसके कारण से फिर सिवाना का दुर्ग अलाउद्दीन के हक में चला गया था। आगे देखिए, सिवाना दुर्ग में जौहर एवं केसरिया या साका किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जौहर हुआ था मैणा देवी के नेतृत्व में, और केसरिया या फिर साका या बोलते हैं, केसरिया बोलते हैं, वो वीर सातल देव के नेतृत्व में होता। अब ये भी बता देता हूँ कि जो साका या फिर केसरिया, ये साका क्या होता है कि जब दुर्ग के अंदर जो भी शासक हो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता युद्ध के अलावा, तो फिर सिर पे वो कफन बांध के, केसरिया कफन बांध करके युद्ध में उतर जाते हैं कि या तो मरना है या मारना है। तो युद्ध में किसी युद्ध को जीत भी लेते, लेकिन अधिकांश युद्ध ऐसे साका हुए उनमें जो राजपूत शासक थे उनकी पराजय हुई या वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये यहाँ पर वीर सातल था सिवाना के दुर्ग में, इसके नेतृत्व में सेना निकली और अलाउद्दीन की सेना से युद्ध किया, और युद्ध करते ये वीरगति को प्राप्त हुए। जब ये वीरगति को प्राप्त हो गए तो इनकी रानी थी इसकी मैणा देवी। तो मैणा देवी ने अपनी जितनी भी लेडीजें थी, स्त्रियां थी, उनको लेकर के जौहर किया। जौहर वो था जीवित ही आग में कूद जाना, मतलब जल करके मर जाना। तो ये जौहर सिवाना के दुर्ग में हुआ था, और ये किस लिए हुआ था? मावले परमार के धोखे के कारण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चनों में ये स्टोरी आ रही है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपकी ज़्यादा समय बर्बाद हो। मेरा उद्देश्य होता है गागर में सागर बनने का। अब आगे देखते हैं कि सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात सिवाना का अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था? तो जब सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका नाम रख दिया था खैराबाद। तो सिवाना का दुर्ग का नाम क्या रखा? खैराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद की कमान किसे सौंप दी थी? तो सिवाना का दुर्ग का नाम खैराबाद रखा, उसकी कमान दे दी थी, उसका शासन का कार्य दिया था कमालुद्दीन गुर्ग को। मलकाना के युद्ध को विस्तार से बताओ। अब देखो, ये जब सिवाना का दुर्ग मतलब अलाउद्दीन के हक में चला गया, या फिर वहां पे विजय मिल गई, तो ये आगे बढ़ रहा था। तो फिर इसमें एक बीच में जालौर और सिवाना के बीच में एक युद्ध हुआ था, वो था मलकाना का युद्ध। और मलकाना जो है मेड़ता को ही पुराना नाम था, तो मेड़ता का पुराना नाम था मलकाना। तो ये युद्ध हुआ था, ये युद्ध 1310 या 11 में, 1310 भी कहीं मिलता है, 1311 भी मिलता है, याद रखना, दोनों ही डेट सही है। इसमें अलाउद्दीन के सेनापति थे शम्स खां, उसके बीच और कानड़ देव के बीच हुआ था, और इसमें कानड़ देव की विजय हुई थी, मतलब शम्स खान को पराजय का सामना करना पड़ा। और उसके बाद में फिर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी शक्ति के साथ में जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया। अब आगे देखिए कि जालौर दुर्ग के बारे में यह किसने कहा है कि कोई आक्रमणकारी इस दुर्ग के द्वार नहीं खोल पाया है। मतलब जालौर दुर्ग इतना मजबूत है, उसका दीवार और उसका मतलब गेट, कि उसको कोई आक्रमणकारी नहीं खोल पाया। तो ये किसने कहा था? ये कहा था हसन निजामी ने। हसन निजामी एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि जालौर दुर्ग के गेट या दीवार इतनी मजबूत है कि कोई दुश्मन इसके गेट तक नहीं खोल पाया है। अब आगे देखिए, जब ये मजबूत था, इसके गेट नहीं खोल पाया, और मान लीजिए इस पर अगर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके इसको हथिया ले, तो इसका मतलब यहाँ भी धोखा हुआ होगा। तो आगे देखते हैं कि जालौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को विस्तार से बताएं। अब देखिए, ये विस्तार से बताने का मेरा उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बने तो आप उस चीज को समझ सको और उसका जवाब दे सको। अब देखिए, जालौर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो उसके बारे में देखते हैं। इस पर 1311 ईस्वी में जालौर दुर्ग पर आक्रमण किया। इस दुर्ग में दैया सरदार बीका ने कानड़ देव के साथ धोखा किया, और इस युद्ध में कानड़ देव के नेतृत्व में केसरिया या साका किया गया, और रानी जैतल देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। इस युद्ध में कानड़ देव के सेनापति जैता देवड़ा, जैता उलीचा, कधाई और अर्जुन थे। अब देखिए, ये दुर्ग इतना मजबूत था कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी घुस नहीं पाया। तो उसमें एक सरदार था कानड़ देव का, सरदार बीका, उसने क्या है, ये अलाउद्दीन से मिल गया था, और इसने सारे गुप्त मार्ग जालौर दुर्ग के बता दिए थे, जिसके कारण से फिर कानड़ देव को ये पता चला। और कानड़ देव को पता भी कैसे चला? राव सरदार बीका की पत्नी ने आके बताया। वो क्वेश्चन आगे समझाता हूं मैं।
तो उसको कानड़देव को पता चला। कानड़देव को पता चला तो कानड़देव ने सोचा कि भाई अब कोई हमारे पास रास्ता नहीं बचा है, तो फिर इन्होंने गेट खोल दिया। अपनी सेना के साथ में अलाउद्दीन की सेना से युद्ध किया, मतलब वही साका जिसको बोलते हैं, केसरिया जिसको बोलते हैं, वो किया और मरने मारने की स्थिति में आए। और अंत में जाकर के ये सारे जो सरदार और उनके सेना और ये राजा कानड़देव थे, ये सब अलाउद्दीन के साथ में युद्ध में मारे गए। जब ये युद्ध में मारे गए तो इनकी जो पत्नी थी रानी जैतल देवी, इसने क्या है, सभी स्त्रियों को साथ में लेकर के जलती हुई अग्नि में कूद करके जौहर कर लिया। तो साका और जौहर का मतलब अंतर आपको याद होना चाहिए। जौहर स्त्रियां जो स्त्रियां जो आग में जलकर अपनी जान देती है वो जौहर होता है, और जान मतलब मरने मारने की स्थिति में जाकर के युद्ध जो करते हैं वो साका या केसरिया होता है। ठीक है। और इसमें जो इस युद्ध में कानड़देव के सेनापति थे वो जैता देवड़ा थे, जैता उलीचा था, और कंधाई था और अर्जुन था। तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन ने अधिकार किया, किस कारण से? सरदार दैया, जो दैया सरदार था बीका, उसके धोखे के कारण। तो उसने धोखा किया, मतलब ये हर युद्ध में ऐसा लगता है कि कोई न कोई एक धोखेबाज रहा है जो दुश्मन के साथ मिलकर के दुश्मन की सहायता करके और यहाँ पर मतलब अधिकार कराने में मतलब ऐसा धोखा करता रहा है। अब देखिए, जब इसने दैया सरदार बीका ने धोखा किया तो आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। वह वीरांगना जिसने जालौर पर आक्रमण के समय अपने पति का शीश काट दिया था। अब देखिए, कौन सी वीरांगना थी जिसने अपने पति का शीश काटा था जालौर आक्रमण के समय? तो वो थी दैया सरदार बीका की पत्नी। क्योंकि दैया सरदार ने राव कन्हड़ देव के साथ में चौहान जो जालौर के चौहान वंश का शासक कानड़ देव था, उसके साथ में धोखा किया। अलाउद्दीन के साथ में मिलकर के जालौर दुर्ग में घुसने के सारे रास्ते बता दिए। इसका पता इसकी पत्नी को चला, हीरा देवी को। तो हीरा देवी ने अपने पति सरदार बीका का सर काट दिया, और वो सर काट करके फिर कानड़ देव के पास ले गई और कानड़ देव को बताया कि भाई सारे गुप्त मार्ग बता दिए, इसको मैंने खत्म कर दिया, लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर उसके बाद में ये साका और जौहरवाड़ी कहानी हुई थी। तो वह पत्नी थी जिसने अपने पति का जालौर दुर्ग पर आक्रमण के समय सर काटा था, वो हीरा देवी थी, और सरदार दैया सरदार बीका की पत्नी थी। जालौर दुर्ग पर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का क्या नाम रखा था और इसका प्रबंध किसके हाथ में दिया था? तो जालौर का नाम रख दिया था जलालाबाद, और कमालुद्दीन गुर्ग को ही इसकी कमान सौंप दी थी यहाँ पर शासन प्रबंधन करने के लिए। आगे देखिए, तोप मस्जिद का निर्माण कहाँ और किसने करवाया? अब जब जालौर का दुर्ग जीत लिया तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, जालौर की विजय के पश्चात में जालौर के दुर्ग में तोप मस्जिद या फिर अलाउद्दीन मस्जिद के नाम से थी, उसे तोप मस्जिद भी कहते हैं, उसका निर्माण दुर्ग के अंदर ही करवाया था। लास्ट में जालौर के चौहान वंश का अंत कैसे हुआ था? जब कानड़ देव खत्म हो गए अलाउद्दीन के साथ युद्ध करते हुए, उसके बाद में फिर कोई छोटे शासक बने थे, उनको इधर उधर भगा दिया था। फिर उसके बाद में जालौर के चौहान वंश का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये था जालौर के चौहान वंश और पाली का जो चौहान वंश था, उसके बारे में जानकारी। मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ये तो आप श्योर मान के चलिए कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इनमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं इस जानकारी से। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और राजवंश के संबंध में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।